कांता फौरन उठ खड़ी हुई। सेक्रेटरी साहब ने इंटरकॉम उठाया और कई नंबर दबाकर बोले, खालिद, ये मिसेज अब्दुर्रहमान गेट की तरफ आ रही हैं। ये बाहर जाएंगी और वापस भी आएंगी। इन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। फिर वो हंसकर मुझसे बोले, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इंटरकॉम मौजूद था तो मैं दौड़ा हुआ खुद एमए साहब के पास क्यों गया। वहाँ वाकई हाई ऑफिशियल मीटिंग हो रही थी। मैं तो आपकी वजह से मीटिंग छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। फिर वो बुलंद आवाज़ में बोले, अब बाहर आ जाओ। वो शायद सब इंस्पेक्टर से मुखातिब थे जो बाथरूम में था। दूसरे ही लम्हे वो बाहर आ गया। इस दौरान में इसने मुंह धोकर किसी हद तक अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, आइए सर, कुछ देर ठहर जाओ, मेरी बीवी ज़रा बाहर गई है, वो आ जाए तो चलते हैं। इसी वक्त कांता वापस आ गई। मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और सेक्रेटरी साहब से बोला, मेरी वजह से आपको जो ज़हनी अजियत पहुंची है इसकी माजरत चाहता हूं, मगर मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे दो टके के आदमी मुझ पर हथियार उठाएं। फिर मैं सब इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ, मेरी बात अब गौर से सुन लो। एमए साहब के ऑफिस में घुसने की कोशिश मत करना। वहाँ तुमने किसी भी किस्म की मुदाखलत की तो जान से जाओगी। मैं तो यूँ भी अपनी जान हथेली पर लिए फिरता हूँ। चलो अब चलें। मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरने के बाद वो इमारत के एक मखसूस हिस्से में दाखिल हुआ। वहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा सख्त था। इस हिस्से में गालिबन हाई कमीशन के आला अफसरान बैठते थे। सब इंस्पेक्टर को मेरे साथ देखकर वहाँ मौजूद ऑफिसर ने हमें ज़्यादा परेशान नहीं किया। जब इसे ही मालूम हुआ कि हम एमए साहब के मेहमान हैं तो वो सरापा यादजी और इनकसार का नमूना बन गया। मिलिट्री अताशी से मेरी मुलाकात इससे कबल भी हो चुकी थी। वो मुझे देखकर खड़ा हो गया और गौर से देखता हुआ बोला, वेलकम मिस्टर कामरान, आपने अच्छा मेकअप किया है। ये तो बहुत मामूली सा काम है सर, मैंने हंस कर कहा, मगर मुझे आपसे एक शिकायत भी है। कैसी शिकायत, उन्होंने चौंक कर पूछा। एक तो आपने मुझे इतने पुरस्कार तरीके से यहाँ बुलाया, दूसरा ये कि यहाँ आपके सिक्योरिटी स्टाफ ने मुझ पर हथियार उठा लिए और गन पॉइंट पर यहाँ तक लाने की कोशिश की। ये कैसे हो सकता है? मैंने लतीफ़ को भेजा था कि वो तुम्हें यहाँ तक ले आए ताकि रास्ते में मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ तुम्हें परेशान न करे। वो तो 4 आदमियों समेत वहाँ पहुँचा था। इन सब के हाथों में रिवॉल्वर थे। अगर मैं तहम्मुल से काम न लेता तो आपके आदमी मेरे हाथों मारे जाते। ये मुमकिन है मैं मारा जाता। मैं अभी लतीफ़ से पूछता हूँ कि ये क्या हरकत है। रहने दे, मैंने खुद इसे सबक सिखा दिया है, आप मतलब की बात करें। गुड, उन्होंने तौसीफ़ी अंदाज में कहा। मुझे वक्त ज़ाया ना करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। ये कहकर उन्होंने अपनी दराज खोलकर एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। पहले इसे पढ़ लें। वो CMLA की तरफ से ख़त था जिसमें लिखा था कि कामरान को ढूंढ कर फ़ौरन पाकिस्तान भेजो। आजकल यहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके पिछले तमाम केस ख़त्म कर दिए गए हैं और अब वो एक आम शहरी की तरह पाकिस्तान आ सकता है। ख़त पढ़कर मैंने एमए साहब की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर एक पासपोर्ट मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसमें तस्वीर तो मेरी ही थी, मगर वो किसी शमसुद्दीन का पासपोर्ट था जो अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आया था। पासपोर्ट के साथ कौमी एयरलाइन का दिल्ली से कराची तक का एक टिकट भी था। इस पर शमसुद्दीन का नाम था। ये सब कुछ तो ठीक है सर, मैंने पूछा, मगर मेरे हाल पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रहे हैं? पिछली हुकूमत ने बेशुमार मुहिब्बे वतन और मुल्क के हमदर्दों को गद्दार और दहशतगर्द साबित करके इन पर झूठे मुकदमात कायम कर दिए थे। तुम्हारे मुहिब्बे वतन होने का सबसे बड़ा सबूत तो वो दस्तावेज़ात और माइक्रोफिल्म्स हैं जो तुमने यहाँ किसी शख्स से छीनी है। वो इतनी अहम दस्तावेज़ात हैं कि कोई भी इस्लाम दुश्मन मुल्क, ख़ास तौर पर इसराइल, तुम्हें इसके मुँह मांगे दाम दे सकता था। CMLA साहब तुम्हारी इस जज्बे से मुतासिर हैं और तुमसे कोई और काम लेना चाहते हैं। तुम कल बल्कि आज पाकिस्तान रवाना हो जाओ। वो बहुत बेचैनी से तुम्हारी मुंतज़िर हैं। तुम चाहोगे तो तुम्हारी सीट भी आज ही कन्फर्म हो जाएगी। नहीं सर, आज तो मैं मूव नहीं कर सकूँगा, कल इंशाल्लाह रवाना हो जाऊँगा। आप कल की सीट कन्फर्म करवा दें। और तुम्हारी वो अमेरिकन दोस्त रॉकी, MA साहब मुस्कुरा कर बोले, वो भी जाएगी क्या? वो मर्ज़ी की मालिक है। मूड होगा तो अभी चल देगी, मूड नहीं होगा तो मज़ीद 1 माह यहीं कायम करेगी। और ये, इसने कांता की तरफ इशारा किया, ये भी मेरी दोस्त है कांता। हाँ, मैं आपसे थोड़ा सा फेवर भी चाहूँगा। कांता इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा है। इसके वालिदैन नहीं है, ना कोई भाई बहन है। एक चचा है, वो भी इसकी जायदाद हड़प करना चाहता है। ये फौरी तौर पर अपनी तमाम जायदाद बेचकर बैरून मुल्क जाना चाहती है। अगर मुमकिन हो तो इसकी कुछ हेल्प कर दें। शोर MA साहब ने कहा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इन्हें लुक आफ्टर कर सकें। थैंक यू सर, मैंने कहा। तो मैं पाकिस्तान जाकर किससे मुलाकात करूं? इस्लामाबाद में कर्नल ज़ैड मलिक साहब हैं, मैं इनका एड्रेस आपको दे देता हूं। वो खुद ही आपकी मुलाकात का बंदोबस्त कर देंगे CMLA से। ठीक है सर, फिर मुझे इजाज़त दें।
हाँ कांता, इसी होटल में मुकीम है जिसमें आपका बंदा मेरी तलाशी में पहुंचा था। ओके मिस्टर कामरान, उन्होंने पासपोर्ट एक लिफाफे में डालते हुए कहा। सी यू अगेन इंशाल्लाह। इसने मुझसे पुरतपाक अंदाज में मुसाफा किया और फिर बोला, मैं आपको फ़ोन पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपकी फ़्लाइट किस वक्त है। फिर वो हमें सी ऑफ करने ऑफिस के बाहर तक आया। कॉरिडोर में वही सब इंस्पेक्टर मौजूद था। एमएलए ने इसे हुक्म दिया कि हमें मेन गेट तक छोड़ाए। मैं और कांता हाई कमीशन की इमारत से बाहर निकले तो मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। फौजी इनकलाब के बाद गोया मेरी ज़िंदगी में भी इनकलाब आ चुका था। CMLA ने मेरी गुज़श्ता तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए थे। ये शायद इन खिदमात का सिला था जो मैंने अब तक बेगर्ज होकर मुल्क के लिए सर अंजाम दी थी। मेरा जहन हवाओं में परवाज़ कर रहा था और दिल चाह रहा था कि यहीं सरेआम दीवाना और रक्स शुरू कर दूँ। कांता अलबत्ता खासी बुझी थी। मैं समझ रहा था कि वो मेरी जुदाई की वजह से निराल है, मगर मैंने इसके बावजूद इससे पूछा, क्या बात है कांता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कांता रो देने वाले अंदाज में बोली। तुम्हें वतन वापसी मुबारक हो। दिल छोटा मत करो, चंद ही दिनों की तो बात है, फिर तुम मेरे पास होगी। मैंने इशारे से एक टैक्सी को रोका और इससे होटल चलने को कहा। टैक्सी में सवार होने से पहले मैंने तैमूर और विजय को देख लिया था। हम टैक्सी में बैठे तो इनकी गाड़ी भी हरकत में आ गई। होटल पहुँचने तक कांता ने कई बार कुछ कहना चाहा, मगर मैंने हर मरतबा इसे इशारे से खामोश कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी में वो बिलक कर रोना शुरू कर दे, क्योंकि इसकी कैफियत कुछ ऐसी ही हो रही थी। होटल पहुंचकर मैं ग्लोरिया के पास जाने के बजाय अपने कमरे में चला गया ताकि कांता को तसल्ली दे सकूं। कांता प्लीज़ अपनी ये रोनी सूरत लेकर मजीद मुझे परेशान मत करो। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं या खुद पर? इसने कहा, बात एतमाद की नहीं बल्कि इख्तियार की है। हालात पे तो मेरा कोई इख्तियार नहीं। यहाँ विजय तुम्हारे साथ होगा। किसी को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इंडिया में मौजूद नहीं हूँ। यूँ ही तुम्हारी जायदाद का सौदा हो तुम भी पाकिस्तान चली आना। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उधर मुतवज्जा हो गया। यस कम इन, मैंने कहा। दूसरे ही लम्हे विजय और तैमूर कमरे में दाखिल हुए। मैंने इन दोनों को मुख्तसरन अब तक की रोदात सुना दी। फिर तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो? चल लम्हे खामोश रहने के बाद तैमूर ने पूछा। मैं नहीं बल्कि हम जा रहे हैं, मैंने हंस कर कहा। फिर इससे कहा, ज़रा ग्लोरिया को भी बुला लो। वो अपने कमरे में मौजूद नहीं है, तैमूर ने जवाब दिया। वो कहाँ जा सकती है? मैं चौंक उठा। वो अपनी मर्जी की मालिक है, कहीं भी जा सकती है, तैमूर ने जवाब दिया। हाँ विजय, तुम कांता के साथ यही रुकोगे? इसकी जायदाद के लिए गाहक तलाश करो, ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, मुमकिन है वहाँ फौरी नौयत का कोई काम न हो तो मैं 10-15 रोज़ बाद यहाँ फिर एक चक्कर लगा लूँगा। बहरहाल कांता की हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मे है। यहाँ तुम्हारे दोस्त भी होंगे, तुम इनसे भी मदद ले सकते हो। मैं पाकिस्तान पहुँचते ही तुम्हें अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दूंगा। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरी तौर पर तुम मुझसे रब्ता कर लेना। और अगर मैं ना मिलूँ तो तुम मेरा जुमला अधूरा रह गया, क्योंकि ग्लोरिया आंधी तूफ़ान की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। इसका चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख रहा था और आंखों में गोया खून उतरा हुआ था। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। क्या बात है ग्लोरिया, तुम अपने चक्रों में इस एजेंट को भूल गए? क्या नाम था इस हरामजादे का? नाम पर लानत भेजो, तुम ये बताओ हुआ क्या है? मैं अभी यूं ही ज़रा चहलकदमी के लिए बाहर गई थी। वापसी पर इसके आदमी ने मुझे घेरने की कोशिश किया बल्कि घेर ही लिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि इन दोनों को मेरे बारे में ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया गया था, इसलिए वो मुझे भी आम लड़कियों की तरह ट्रीट कर रहे थे। बातों बात में उन्होंने बता भी दिया कि हमसे बचना बहुत ही मुश्किल है। हमसे सिर्फ वही आदमी बच सकता है जो ज़मीन में दफन हो। अब मैं इन दोनों की लाशें इनकी गाड़ी में छोड़ कर आई हूँ। इस हरामजादे से तो मैं निमट लूँगी। अगर वो हरामजादा हमारे पीछे पाकिस्तान आया तो इसे ज़िंदा लौटना नसीब नहीं होगा। हम कल वापस जा रहे हैं। फिर मैंने इसे भी तफसील से सारी बात बता दी। वो समझेगा कि हम इसके खौफ से फरार हो गए। ग्लोरिया ने कहा, ये बहुत अच्छा है। वो इसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर हमारे पीछे वहाँ पहुँचेगा और मारा जाएगा। तुम अपना सामान समेटो। तैमूर ने ग्लोरिया से कहा। मैं भी पैकिंग कर लूँ? मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। हमारे पास था ही क्या जो हम पैक करते? हम तो बंजारों की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर दफ़ा हम लोग ज़रूरत के लिए नया सामान ख़रीदते थे और फिर इसे कहीं ना कहीं मजबूरन छोड़ना पड़ जाता था। हाँ, असला और कांता का बक्स अलबत्ता हर जगह हमारे साथ होता था। विजय और तैमूर अपने कमरे में चले गए। ग्लोरिया भी फ्रेश होने के लिए उठ खड़ी हुई तो कांता पर एक बार फिर मायूसी का दौरा पड़ गया। फिर इसे कुछ ख्याल आया और वो अपना सफूफ और जड़ी बूटियों वाला सूटकेस उठा ली। तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सब तुम ले जाओ। मुझे इन जड़ी बूटियों के नाम जुबानी याद हैं, मैं फिर बना लूँगी। फिर इसने पैड और कलम मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं बोलती हूँ तुम लिखते जाओ। हर शीशी और पैकेट पर मैंने नंबर डाल दिए हैं, इन्हीं के हिसाब से तुम्हें लिखवा रही हूँ। फिर इसने एक एक सफूफ और अरक के बारे में लिखवाया। इन अरकियात और सफूफ में नज़ले ज़ुकाम से लेकर ख़तरनाक बीमारियों तक हर बीमार के अरक और सफूफ शामिल थे। वो लिस्ट इतनी तवील थी कि दवा की खसूसियात और आफ्टर इफ़ेक्ट और डोज लिखने में होटल के तकरीबन 4 बेड भर गए। जब दोपहर
के 3:30 बजे तक मैं कमरे से बरामद न हुआ तो ग्लोरिया खुद ही कमरे में चली आई। मुझे मसरूफ़ देखकर वो भी मेरे साथ ही बैठ गई और इन जड़ी बूटियों और अर्कियात की तफसील सुनने लगी जो कांता ग्लोरिया की वजह से इंग्लिश में बता रही थी। आखिर में कांता ने मुझे वो सफूफ दिया जिसे जोगी बाबा ने खोलते पानी में डालकर मेरे हाथ इसमें डलवाए थे। इसके साथ ही शीशी में एक मरहम था जो इसके फ़ौरन बाद हाथों में लगाने के लिए था। इस सफूफ की ज़रूरत तुम्हें अभी तो नहीं पड़ेगी, हाँ 12-14 साल बाद शायद पड़ जाए, इसलिए एहतियात रख लो। तुम तो यूँ कह रही हो जैसे अब मुलाकात ही नहीं होगी। मैंने हंसकर फिजा के बोझलपन को दूर करने की कोशिश की। अरे कमरान, ज़िंदगी का क्या भरोसा, कांता ने ठंडा सांस लेकर कहा। कहती तो तुम ठीक हो। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी किस ढब से गुजर रही है, इसमें वाकई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। न जाने कब किसकी गोली मुझे चाट जाए। ऐसी बातें मत करो कमरान। कांता की आंखों में आंसू आ गए। चलो नहीं करते फिर कैसी बातें करें, मैंने मज़ाक खेज़ लहजे में पूछा। ऐसी खुशगवार जिनके सहारे में जुदाई की ये घड़ियाँ गुजार सकूं। कांता ने ठंडा सांस लेकर कहा। इसने ये जुमला उर्दू में कहा था। फिर वो ग्लोरिया से मुखातिब हुई। ग्लोरिया, कमरान का ख्याल रखना, ये बहुत बेपरवाह है, इसे कोई तकलीफ़ मत होने देना। इतना कहकर इसकी आंखों से फिर आंसू आ गए। इसकी बातों से ग्लोरिया भी मुतासिर हो गई और भुर्राई हुई आवाज़ में बोली, मैं सिर्फ खाने के लिए पूछने आई थी। तुम जी भर कर कामरान से बातें करो। हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ कामरान पर आंच नहीं आने दूंगी। इसका लहजा अटल था। अच्छा मैं चलती हूँ। ग्लोरिया उठ खड़ी हुई। खाना रूम सर्विस से मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। वो उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, मैंने कहा। दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला और 3 आदमी अंदर आ गए। मैंने उठने की कोशिश की तो इनमें से एक बोला, नो डोंट ट्राई टू मूव। फिर वो ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, तुम क्या खुद को बहुत सुपर समझती हो? अगर तुम्हें जिंदा पकड़ने के ऑर्डर ना होते तो हम अब तक तुम्हारी लाश किसी कूड़े के ढेर पर फेंक चुके होते। फिर तो जिंदा क्यों नहीं पकड़ लेते? कोशिश करके देखो। वैसे मुझे कोई ऐसे ऑर्डर्स नहीं है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। ग्लोरिया ने सर्द और शफाक लहजे में कहा। इस खुशफहमी में मत रहना कि हम तुम्हें जख्मी भी नहीं करेंगे। हम तुम्हें हमेशा के लिए माजूर भी कर सकते हैं, तो फिर कर दो। इंतज़ार किस बात का है? ग्लोरिया ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। और हाँ, अपनी सुरमा को संभाल कर रखना। इसने मेरी तरफ इशारा किया। इसे हम बेदरेक गोली मार देंगे। मैं इस दौरान में बगौर इनका जायजा ले रहा था। वो तीनों सफ़ेद फाम थे। इनमें 2 कद काट से जर्मन लग रहे थे। तीसरा जो ग्लोरिया से मुखातिब हुआ था गुफ्तगू और हरकत सकनात से अमेरिकन लग रहा था। वो तीनों ही मजबूत जिस्मों और दराज कद के मालिक थे और तीनों के हाथों में माउजर दिखाई दे रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक नाजुक अंदाम और कमज़ोर लड़की को पकड़ने के लिए 3 आदमी मुसल्ले होकर आए हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम बीच में मत बोलो। इसने मुझे झिड़क दिया। अगर तुम एक एक करके इसे पकड़ने या जख्मी करने की कोशिश करोगे तो मैं बीच में नहीं बोलूँगा, मैंने कहा। तो फिर पहले तुम्हें को रास्ते से हटा दें, अमेरिकन तंजिया लहजे में बोला। चलो मुझे ये भी गवारा है, मगर शर्त वही है कि एक वक्त में एक आदमी। हम यहाँ तुम्हारी शर्तें पूरी करने नहीं आए। फिर झिंझिला कर बोला, मुझसे यही तो हमाकत हुई कि अपने रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट नहीं किया। वरना यार तुम कैसे गैंगस्टर हो? मैंने इसे इश्तियाल दिलाने को कहा। तुम तीनों तो खाली हाथों से भी मुझे गीले कपड़े की तरह निचोड़ सकते हो। ज्यादा बातें मत बनाओ, अमेरिकन तज़हीक अमीज़ अंदाज में बोला। तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारी बातों में आकर अपनी रिवॉल्वर जेबों में रख लें ताकि ग्लोरिया हमें मार्शल आर्ट के जरिए जेर कर ले? ग्लोरिया से इतने खौफजदा हो तो यहाँ क्यों आए हो? मैंने फिर तंज किया। हम इसकी सलाहियतों के मुतारिफ हैं। एक ज़माने में ये तंजीम के बड़ों में शुमार होती थी। इस मुकाम तक कोई मामूली आदमी तो पहुँच ही नहीं सकता। कांता ने अचानक पानी का जग उठाकर अमेरिकन के चेहरे पर दे मारा। मेरे लिए इतनी ही मोहलत काफ़ी थी। मैंने बैठे ही बैठे जुस्त लगाई और इसके दूसरे साथी को छाप लिया। माउजर तो पहले ही इसके हाथ से गिर चुका था। कहीं सही कसर भी भरपूर लात ने पूरी कर दी। मेरा शिकार तो मेरा एक बार भी बर्दाश्त न कर सका और दीवार से ऐसा टकराया कि फिर गिरता ही चला गया। तीसरे आदमी पर ग्लोरिया झपटी थी। इसका माउजर वाला हाथ ग्लोरिया के कब्जे में था, मगर वो आदमी जानदार था, इसलिए ग्लोरिया के काबू में नहीं आ रहा था। इसने बाएं हाथ से ग्लोरिया के बाल पकड़े और जोरदार झटका दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर मैं जानबूझकर मुदाखलत नहीं कर रहा था, क्योंकि अमेरिकन भी तंजिया अंदाज में वो मंजर देख रहा था और दिल ही दिल में सोच भी रहा था कि बड़े बड़े दावे करने वाली मैडम मेरे एक मामूली आदमी के हाथों पिट रही है। ग्लोरिया का दाया हाथ आज़ाद था। इसने अचानक इस हाथ से अपने शिकार के पेट में जोरदार पंच मारा, फिर घुटने से पेट पर हमला किया। वो घुटने की ज़रब से निढाल था कि ग्लोरिया ने इसके सीने के बाल मुट्ठी में जकड़कर इतना जोरदार झटका दिया कि बालों का गुच्छा इसके हाथ में आ गया। बालों के साथ साथ इसकी खाल भी उधड़ गई। तीसरा बार ग्लोरिया ने इसकी कनपटी पर किया, मगर हाथ हल्का रखा और दीवार से टकराया तो ग्लोरिया ने झपटकर रिवॉल्वर इसे छीन लिया। रिवॉल्वर एक तरफ उछालकर ग्लोरिया ने उछलकर इसके पेट पर फ्लाइंग की रसीद की, फिर दूसरी लात सीने और तीसरी लात मुंह पर मारने के बाद
कलाबाजी खाकर ज़मीन पर आ गई। इसका ये अंदाज पहली दफ़ा देखा था। वो अपने शिकार के जिस्म पर लाते ही यूँ मारी जा रही थी। मैंने सोचा कि इस दाव की प्रैक्टिस मैं भी करूं। अमेरिकन की आंखें भी हैरत से फटी हुई थी। अपने शिकार को बेहोश करने के बाद वो अमेरिकन की तरफ बढ़ी और मुझसे बोली, कामरान तुम ज़रा एक तरफ हट जाओ, मैं इसकी बदमाशी भी निकाल दूँ। फिर वो लंबे तड़ंगे अमेरिकन से मुखातिब हुई, हाँ तो तुम मुझे ज़िंदा पकड़ना चाहते थे, हिम्मत है तो अब भी पकड़ लो, मैं भी खाली हाथ हूँ और तुम भी निहत्ते हो। अमेरिकन थूक निकल कर रह गया, बोला कुछ नहीं। ग्लोरिया ने इसका गिरबान पकड़ कर घसीटा और इसके मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि इसका मुंह फिर गया। फिर तो ग्लोरिया ने इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, इस पर जैसे जुनून तारी हो गया। वो लहीम शहीम अमेरिकन ग्लोरिया से यूं मार खा रहा था जैसे प्राइमरी स्कूल का कोई बच्चा अपनी टीचर से पिट रहा हो। बताओ तुम्हारे साथ और कितने आदमी हैं? ग्लोरिया गुर्रा कर बोली। वो खामोशी से ग्लोरिया का मुंह देखता रहा। बताओ वरना थप्पड़ मार मार कर तुम्हारा चेहरा मसक कर दूंगी। बस हम 3 ही थे, वो बमुश्किल तमाम बोला, क्योंकि थप्पड़ों से इसके होंठ फट गए थे और इनसे खून रिस रहा था। बकवास मत करो, तुम तो सिर्फ कह रहे थे, मैं वाकई तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर दूंगी। ग्लोरिया के लहजे में ऐसी सफाकी थी कि मैं भी हैरान रह गया। मैं कह तो रहा हूँ कि। ग्लोरिया ने झपट कर इसका माउजर उठा लिया और बोली, बताओ नीचे कितने आदमी हैं, वरना गोली मार के तुम्हारी बैक बोन तोड़ दूंगी। ज़िंदगी होगी तो बाकी उम्र व्हील चेयर पर गुजार दोगे। ये कहकर वो फुर्ती से अमेरिकन की पुश्त पर पहुँच गई और रिवॉल्वर इसकी रीढ़ की हड्डी पर रख दिया। मैं 5 तक गिनती गिनूंगी, फिर फायर कर दूंगी, ग्लोरिया ने कहा और बोली 1 2। अमेरिकन ने कुछ कहने की कोशिश की मगर फिर खामोश हो गया। 3। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर का सेफ्टी केस हटाते हुए कहा 4। नीचे 3 आदमी और हैं। अमेरिकन जल्दी से बोला, वो नेवी ब्लू कलर की पुरानी पैकॉर्ड में है। और ग्लोरिया ने पूछा, बॉस खुद भी मौजूद है मगर मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त वो किस गाड़ी में है। जो आदमी ब्लू पैकॉर्ड में है इसकी क्या ड्यूटी है? ग्लोरिया ने पूछा। तुम्हें काबू करने के बाद हम में से कोई नीचे जाता और काम करने का इशारा देता और गाड़ी स्टार्ट करके होटल के मेन गेट पर आ जाता। फिर तुम बकवास कर रहे हो, जब तुम लोग मुझे बेबस कर भी देते तो नीचे भी ले जा सकते थे। साफ साफ बताओ इनकी क्या ड्यूटी थी? हम लोग अगर आधे घंटे तक नीचे नहीं पहुंचते तो वो लोग ऊपर आ जाएंगे। अभी 5 मिनट बाकी हैं, कांता ने कहा। जब ये लोग आए थे तो घड़ी 3:30 बजा रही थी। तुमने खुद भी देख कर कहा था कि 3:30 बज गए हैं और तुम लोगों ने अब तक खाना नहीं खाया है। मुझे भी याद आ गया है कि ग्लोरिया ने घड़ी देखकर 3:30 बजे का वक्त बताया था। इस वक्त 4 बजने में 3 मिनट बाकी थे। गोया इसके साथियों के इस्तकबाल के लिए हमारे पास 3 मिनट थे। कांता, मैंने कहा तुम विजय और तैमूर को बुला लाओ। कांता फौरन कमरे से निकली। मैंने अमेरिकन के दोनों साथियों को घसीट कर बेड के साथ इस अंदाज में डाल दिया कि वो दरवाजे से दाखिल होने वाले को पहली नज़र में दिखाई न दे। इस दौरान में विजय और तैमूर भी वहाँ पहुँच गए। वो पूरी तरह मुसल्ले थे। शायद कांता ने इन्हें मुख्तसरन वारदात के बारे में बता दिया था। मैंने इन दोनों को दरवाजे के बाएं और दाएं तरफ खड़ा कर दिया और खुद बाथरूम में चला गया और ग्लोरिया को बेड पर लिटा दिया ताकि वो बेहोश नजर आए। इसका एक हाथ बेड के नीचे लटका हुआ था जिसमें रिवॉल्वर था। अमेरिकन को दरवाजे के ऐन सामने कुर्सी पर बिठा दिया और कहा कि दस्तक के जवाब में वो अपने साथियों को बुलाए। अभी 1 मिनट बाकी था। बाथरूम और दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और मैं रिवॉल्वर लिए तैयार खड़ा था। मेरी नज़रें कलाई की घड़ी पर जमी हुई थी। ठीक 4 बजे मुझे कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई दी। आने वालों ने फौरन ही दरवाजे पर दस्तक नहीं दी बल्कि बाहर ही से सुन गुन लेने की कोशिश की। शायद वो किसी हॉल से अंदर का मंजर देख रहे थे। अमेरिकन सामने ही बैठा था। इन्हें ग्लोरिया का चेहरा भी दिखाई दिया होगा। वो यूं आंखें मूंदे और हाथ पैर डाले यूं पड़ी थी जैसे इसकी मौत वाक़ई हो गई हो। मेरी नज़रें अब भी घड़ी पर थी। ठीक 4:02 पर दरवाजे पर दस्तक हुई। अमेरिकन फौरन ही मशीनी अंदाज में बोला, यस कम इन। फौरन ही दरवाज़ा खुला और 3 सफ़ेद फार्म मजीद अंदर दाखिल हो गए। इससे पहले कि वो कुछ बोलते तैमूर ने गरजदार आवाज़ में कहा, अपने हाथ ऊपर उठाओ और सामने वाली दीवार से लगकर खड़े हो जाओ। वो तीनों बुरी तरह चौंके और पीछे मुड़ के देखे बगैर दीवार से दोनों हाथ लगाकर खड़े हो गए। फिर तैमूर और विजय ने इन्हें बहुत इत्मीनान से बेहोश किया। जो गैर मुल्की सबसे पहले आया था इसे भी बेहोश कर दिया। फिर मैंने जेब से पेन निकाला और होटल का पैड फाड़ गई। इस पर बहुत नुमाया अंदाज में लिखा, माइकल के लिए तोहफों की पहली किस्त फ्रॉम K&J। इसके बाद बहुत उजलत में हमने वो होटल छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरी जिल्द की रंगत इस लोशन की वजह से अभी तक स्याह, झुलसी हुई और झुर्रीदार थी। ग्लोरिया ने पहले ही मुझे बताया था कि इसका असर 3 दिन से 5 दिन तक रहता है। ग्लोरिया, मैंने इसे मुखातिब किया, मैं नीचे जाकर इस ब्लू पैकार्ड वाले से निमटता हूँ। वो मुझे अगर पहचानता भी होगा तो अब तक नहीं पहचानेगा। तुम इस वक्त तक पैकिंग कर लो, इसके फ़ौरन बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हमारे पास पैकिंग करने को है ही क्या? ग्लोरिया हंस कर बोली। बहरहाल जो भी है वो पैक हो जाए।
जाएगा, तुम इस वक्त तक होटल का हिसाब भी बेबाक कर दो। ये कहकर मैं कमरे से निकल गया। मैं होटल के दाखिली दरवाजे से निकला तो अपनी चाल में थोड़ी सी लंगड़ाहट भी पैदा कर ली ताकि माइकल अगर देखे तो मुझे पहचान न सके। इन लोगों ने बताया था कि माइकल भी नीचे मौजूद है। मैं नीचे पहुंचा तो मुझे ब्लू पैगार्ड फ़ौरन ही नजर आ गई। मैं टहलने वाले अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि कोई और नहीं बल्कि माइकल है। वो भी मुझे बगौर देख रहा था। मुझे देखकर इसकी आंखों में लम्हे भर को शनासाई की झलक नजर आई। फिर वो अचानक अनजान बन गया, जैसे मुझे पहचान न सका हो। इसी वक्त मैंने होटल के एक बैरे को इसकी तरफ बढ़ते देखा। बैरे ने इसके नज़दीक पहुंचकर कुछ कहा। माइकल के चेहरे से पहले बेयकीनी के तासरात जाहिर हुए। फिर इसने कहर आलून नज़रों से मुझे देखा और गाड़ी स्टार्ट करके एकदम आगे बढ़ा दी। फिर वो आनन फानन वहाँ से फरार हो गया। मैं जानता था कि माइकल दोबारा पूरी कुव्वत से हमलावर होगा। इस वक्त तो वो मुसलहत के तहत फरार हो गया था। मैंने इस बैरे को नज़र में रखा। बैरा मेरे वजूद से अब तक लाइलम था। फिर मैं गैर महसूस अंदाज में इस बैरे के पीछे पीछे होटल में दाखिल हुआ। मैंने इसे लिफ्ट की तरफ बढ़ते देखा। मैं भी वहाँ जाकर खड़ा हो गया। अब ये इसकी बदकिस्मती थी कि लिफ्ट में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही अपने फ्लोर का बटन दबाया और रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर मैं इंतहाई दरिस लहजे में इससे बोला, सीधी तरह मेरे साथ चलो वरना गोली मारकर यहीं ठंडा कर दूंगा। इसकी आंखों में खौफ और दहशत गोया मुंजमद होकर रह गई। इसने अपने होंठों पर जुबान फेरी। फिर बोला, इसमें मेरा कोई दोष, खामोश रहो और जैसा मैंने कहा है करो वरना। मैंने फिर इसे बुरी तरह झिड़क दिया। वो लिफ्ट से बाहर निकला तो मैंने रिवॉल्वर दोबारा जेब में डाल लिया, मगर इसे जता दिया कि अगर तुमने फरार होने की कोशिश की तो मैं जेब के अंदर से भी फायर कर दूंगा। मैं इसे ग्लोरिया के कमरे में ले गया। वो खौफ और दहशत से अब बुरी तरह कांपने लगा। इसने मुझे बताया कि इस गोरे ने मुझे 500 रुपये दिए थे और कहा था कि आपके कमरे की निगरानी करूँ। इसने मुझसे कहा था कि अभी मेरे कुछ साथी जहाँ जाएंगे मैं इनके बारे में इसे इतला दूँ। होटल के बैरे की यूनिफॉर्म में होने की वजह से हम इस पर इतनी तवज्जो नहीं देंगे। इसने कमरे के बाहर खड़े होकर हमारी कुछ बातें सुन ली थी। वो आदमी पढ़ा लिखा था, इसलिए इंग्लिश भी समझ लेता था। यूं भी 5 स्टार होटलों के बारे इंग्लिश समझ लेते हैं। इसने जाकर माइकल को सूरत हाल से आगाह कर दिया। फिर मैंने पहली फुर्सत में इस बैरे को बेहोश करके ग्लोरिया के बाथरूम में बंद किया और ग्लोरिया से कहा, माइकल पुलिस को इतला भी दे सकता है, हमें फ़ौरन ये होटल छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।